देखो कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, तो एक बार अपन डिस्कस करते हैं। क्या क्या दिया देखो, अमाउंट ऑफ लोन, लोन कितने का है 12 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18%, डेट ऑफ लोन कितना है 1/10/2016 को लोन लिया था, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1/6/2016, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1/7/2018, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टिबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। देखो बनाओ, देखो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, उसके पहले कौन सा साल था 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16। ठीक है, लोन कब लिया है 1/10/2016, मतलब कौन से साल में आता है वो, लोन लिया है कब 1/10/16 को, मतलब 1 अक्टूबर 16 को। मकान का कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, वो डेट काम की होती है क्या, स्टार्ट डेट हमेशा डेट ऑफ लोन, चाहे लोन लेने के बाद मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ चाहे पहले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ 1 जुलाई 2018 को। 1 जुलाई 2018 कहां आता है, यहां पर आएगा, तो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब मानेंगे, इसके पहले वाला जो भी 31 मार्च होगा, तो यहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का बैठ रहा है 6 महीना इधर और 12 महीना इधर, तो टोटल कितना होता है 18 महीना होता है। लोन कितने का था 12 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 18%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 18%। अब कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो नवाज आप बताओ क्या कैलकुलेट करूं, कैसे कैलकुलेट करूं, क्या लिखूंगा 12 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या लिखूं, नवाज बताएगा 18/12 इंटू 1/5, कितना आता है इससे 64,000। ये पांचवा टुकड़ा है, मतलब 1/5 कर दिया, मतलब टूटा हुआ पार्ट है ना। इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी, एक इंस्टॉलमेंट यहां मिलेगी, दूसरी कहां मिलेगी यहां पे, तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे और पांचवी यहां पे। देखो ध्यान से, पांचों टुकड़े की डिडक्शन प्रीवियस ईयर के पहले खप गई, तो 23-24 में कितना आया, तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कितना लेंगे 12 लाख का, कितना आता है 2,16,000, और कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना लेंगे, लेंगे ही नहीं। आप लोग गलती से ये वाला अमाउंट मत ले लेना, क्योंकि इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई भाई। ठीक है, तो 2,16,000 रुपये जो आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो बिना लिए 2,16,000 रुपये आएगा। क्लियर है, आया था आप लोगों का। चलो, हर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। नेक्स्ट में आऊं, अब अभी तक कितने क्वेश्चन बना लिए ऐसे वाले अपन, 3, ये तीसरा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ, चालू हो जाओ बनाना। हर क्वेश्चन में नया नया डेटा है ना। आप दोनों दानिश और आशीष, आप दोनों जैसे आए नहीं थे शुरू से, फैजल भी एक दिन बाद आया था, लेकिन वो रोज आ रहा है, तो आप लोगों को 2 या 3 वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप हमारे क्लास तक आप वो हो जाओगे। ठीक है, बाकी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं पढ़ रहे, इजी है, हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो बनाना।
कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आया। कोई छोटी मोटी चीज होगी तो मैं एक बार बता देता, बहुत पीछे से एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हो गए। नहीं देगा वो, 1 तारीख या 31 तारीख महीने की शुरुआत या महीने का लास्ट देगा, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा।
चलो मैं बता रहा हूं, इधर देखो। लोन कितने का लिया है? 10 लाख का। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मैं करा रहा हूँ ना, भले ये मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल है, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन बुक के जो क्वेश्चन बनाओगे ना, तो ये चीज़ें ना पैराग्राफ बन के आपको देखने को मिलेगा। ये अगर नहीं बनाओगे समझ के, तो आपसे वहाँ गलती होगी। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है ना, एक बार उनसे आप डिस्कस करके देख लेना, ये जो करा रहा हूँ ये आगे काम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। लोन कितने का लिया है? 10 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। डेट ऑफ लोन कितना है? 1/7/19। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिडक्टिबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर। ये कब से लिया था? 1/7/19, मतलब कहानी 2019 से चालू हुई है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर के लिए। अ, 2023-24, 22, 21, 20 और 19। लोन कब लिया था? 1/4/19 को, इस डेट में 1/7/19 को लिया है। मकान बन के रेडी कब हुआ? 31 मार्च 20। इस डेट को लोन मकान बन के कंप्लीट हुआ। तो बताओ कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक का लेंगे? आप बताओ तुषार, कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक का लेंगे? लोन इस तारीख को लिया है और मकान का कंप्लीशन इस तारीख को हो गया। नहीं, सबसे पहली बात तो वो डिसाइड करने के लिए मैंने जो रूल बताया उसको आप लोग याद करो। जिस डेट को मकान बनके रेडी होता है उसके पहले वाले 31 मार्च तक, ये सिंपल सा रूल है। कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होता है? डेट ऑफ लोन से। कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब से होता है? लोन की डेट से। और कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट कब मानते हैं? जिस डेट में मकान बन के रेडी हुआ उसके पहले वाले 31 मार्च। तो अभी कौन सा 31 मार्च दिख रहा है आप लोगों को? इसके पहले वाला 31 मार्च कौन सा है? वो तो डेट ऑफ लोन के पहले चले गया। मतलब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला निकलेगा ही नहीं। 1 अप्रैल होता तो उसके पहले वाला 31 मार्च ही हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? नील। हाँ, मतलब इस साल में मकान एग्जिस्टेंस में आ गया था। ठीक है, अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट बस निकालना है। तो मेरे हिसाब से कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। आप लोग जो 2 आंसर दिए थे वही सोच के दिए होंगे, एक में जोड़ के लिए होंगे, एक में बिना जोड़े लिए होंगे। चलो, तो यहां तक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, 1-2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में। मैंने लिखा है when construction starts and complete in same year, then there will be no construction period. ठीक है,
चलो अब अपन एक काम करते हैं, वही 1/4/2020 में होता तो 9 महीने का निकाल 9 महीने का लेते अपन। एक दिन भी अगर हाँ, एक दिन भी अगर आगे खसक जाता तो कंस्ट्रक्शन पीरियड 9 महीने का आता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बनाने के लिए, अभी जो आधे घंटे की क्लास होगी ना अगली, वो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत काम की क्लास है, बहुत काम की क्लास। अभी तक अपन ने क्या क्या किया है क्लास में, पहले ये बताओ। फॉर्मेट समझाया, फॉर्मेट के हर आइटम को समझाया और हर आइटम से रिलेटेड रूल्स को बताया, ठीक है। और यहां तक मैं बोल सकता हूं फॉर्मेट अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो नीचे का जो पोर्शन है एरियर रेंट वाला, ये दिख रहा है, यहां तक मैंने आप लोगों को सारी चीज समझा दी, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। इसके बाद वाला जो लास्ट वाला जो आइटम है ना, ये एक्चुअली है कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है, लेकिन जब क्वेश्चन आए 2 या 3 क्वेश्चन में बस ये आता है, उसके लिए अभी से टेंशन क्यों दे दूं आप लोगों को। मतलब 99% क्वेश्चन में आप लोगों को यहीं पर ही लाके रोकना है। 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वो अपने को यहां पर देखने, मतलब अपना यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। अभी अपन जो कैलकुलेट कर रहे थे उसको दिखाएंगे कैसे। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपन यहाँ क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। उसके बाद जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे ना इंटरेस्ट और लोन को, इस तरीके से फॉर्मेट में दिखाना रहता है। फिर ये दोनों की जो टोटल अमाउंट निकालते थे उसको बाहर ले जाके माइनस करना रहता है। तो हमारा अभी 1.5 क्लास में हमने यही अभी सीखा। अब जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर पढ़ता था तो मेरे को इस चैप्टर में बहुत डाउट था, बहुत ज़्यादा डाउट था। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई भी चीज़, कोई भी नोट्स वगैरह मिलते थे ना, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिले थे। अनऑर्गेनाइज समझते हो ना, बिखरे हुए। बुक खोल के देखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। जहाँ पढ़े जैसे पढ़े, पढ़ा तो दिए लेकिन कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था। तो इस चैप्टर को मैंने अपने पढ़ने के लिए एक 5 कैटेगरी में क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किए। कितने कैटेगरी में? 5, जिनको मैं केस बोलता हूं। बुक वाला इनकम टैक्स वाला केस वर्ड यूज नहीं करेगा, ये अपन अपने समझने के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल इस पूरे चैप्टर में 40 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो ये 40 क्वेश्चन को मैं 5 केस में डिवाइड करके रखा हूं। कितने केस में? 5, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस है, जिसमें से शुरू की जो 3 कैटेगरी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 2 कैटेगरी है ना, उससे कुछ 4-5 क्वेश्चन बस हैं, ज्यादा नहीं है। मतलब 5 कैटेगरी में से 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केस लोगों को समझने के लिए आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि अब हर क्वेश्चन में ये चीज देखने को मिलेगी। यूज ऑफ, ध्यान से सुनना, यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बनाने के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को आप यूज कैसे करते हो। तो यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो किया सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा लेट आउट। एक यूज क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और दूसरा यूज क्या है? लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मकान का मालिक खुद यूज कर रहा है उस मकान को, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एसओ बोल सकता हूं। और लेट आउट का मतलब होता है, लेट आउट मतलब किराए पर दिया हुआ है ना, तो इसको मैं एलओ बोल सकता हूं। ध्यान से सुनना, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। जब मकान का मालिक खुद यूज करता है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, और लेट आउट किसको बोलते हैं? जब उसको किराए पर दिया हुआ है तो। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड भी मकान का मालिक 2 तरीके से कर सकता है। एक लिख सकता है वो रेसिडेंशियल पर्पस, दूसरा बिजनेस पर्पस। आ गई बात समझ में? जैसे ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये भी बिल्डिंग एक प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी है। इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर है, तो इस बिल्डिंग के जो मालिक है वो इस तीनों फ्लोर को क्या किए? रेंट पे दिए हुए हैं। लेकिन ये जस्ट लगी हुई एक और बिल्डिंग है, उसको खुद ही यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर कौन सा पर्पस? बिजनेस पर्पस। और सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर कौन सा पर्पस? नहीं, वो तो किराए पे दिए हुए हैं। हम अभी बात किसकी करें? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो वो वाले मकान को, वो वाली बिल्डिंग को, वो जो मकान मालिक है वो कौन से कैटेगरी में दिखाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पस में दिखाएगा।
क्लियर है? दूसरा, लेट आउट भी दो तरीके से किया जा सकता है। बिजनेस पर्पस, लेट आउट भी दो तरीके से किया जा सकता है, एक रेसिडेंशियल पर्पस, दूसरा बिजनेस पर्पस। तो मकान को चार तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पस, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के मकान का यूज बताएगा क्वेश्चन में, इस तरीके से। तो याद रखना, जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये वाला जो मकान है, कौन सा वाला? बिजनेस पर्पस नहीं, आपको बोलना है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पस। इसको इग्नोर करना है। क्या करना है? इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। तो कैलकुलेशन में कौन सा लोगे? ये वाला लोगे, ये वाला लोगे और ये वाला लोगे। तीनों मकान को कंसीडर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक आदमी के पास 4 मकान है, एक मकान में खुद रहता है, एक मकान में अपना बिजनेस चला रहा है, एक मकान को रहने के लिए किराए पर दिया किराएदारों को, एक मकान को क्या किया है? बिजनेस करने के लिए दे दिया है। तो कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब करोगे तो 3 मकान का ही कैलकुलेशन करोगे, एक को बिल्कुल छोड़ दोगे। क्योंकि इसको छोड़ने का कारण क्या है कि इसको जब हम बिजनेस प्रोफेशन वाला हेड पढ़ेंगे ना, अपन कौन सा हेड पढ़ेंगे, तो इसका हिसाब किताब कहाँ होगा? वहां होगा। कहाँ होगा इसका हिसाब किताब? बिजनेस प्रोफेशन हेड बैठा है इसके लिए। ठीक है? कहाँ थे भाई 2-3 दिन से? अच्छा, चलो आगे बढ़े। अब आगे मैं जब भी अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वर्ड यूज करूंगा आगे, क्योंकि हम इस मकान की बात ही नहीं कर रहे हैं, अब जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड वर्ड यूज करूंगा, किसके लिए बात करूंगा मैं? इस वाले की बात करूंगा। तो आप लोग अब बार बार ये मत मेरे को बोलना कि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो बिजनेस पर्पस वाला है कि रेसिडेंशियल वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में इसकी बात ही नहीं होगी भाई। जो बात होगी इसकी होगी। ठीक है? बेसिस ऑफ यूज ऑफ basis of use of house property। बेसिस ऑफ यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के यूज करने के 2 बेसिस होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस और दूसरा होता है स्पेस बेसिस। ऊपर जो मैंने अभी बताया ना, यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, उसके 2 बेसिस होते हैं। एक होता है स्पेस बेसिस, ले लेते हैं पहले, और दूसरा टाइम बेसिस। कैसे? देखो, स्पेस बेसिस का मतलब होता है, मान लो किसी के पास एक बड़ी बिल्डिंग है, मान लो किसी के पास क्या है? बड़ी बिल्डिंग है। बड़ी बिल्डिंग में 4 आइडेंटिकल यूनिट्स है। यूनिट्स मतलब समझते हो ना, एक ही बिल्डिंग के 4 हिस्से हैं। एक बिल्डिंग में क्या करके रखा है वो? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। एक हिस्से को क्या करके रखा हुआ है? लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए। एक तो खुद ही यूज कर रहा है, एक को किराए पे देके रखा है रहने के लिए। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पस और एक है लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। इस तरीके से एक मकान के 4 अलग अलग खंड में अलग अलग यूज हो रहे हैं। मकान कितना है? एक, लेकिन मकान का एक ये वाला पोर्शन को क्या यूज कर रहा है वो? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंट। अगले पोर्शन को क्या कर रहा है? लेट आउट फॉर रेसिडेंट। एक पोर्शन को क्या कर रहे हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस, और एक पोर्शन को क्या कर रहे हैं? लेट आउट फॉर बिजनेस। तो इसमें हम ये चारों मकान को, चारों यूनिट को अलग अलग मकान मान के कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ये मान के चलेंगे कि मकान टोटल कितने हैं? 4। देखने में कितना मकान है? एक, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? 4। क्वेश्चन में दिया रहेगा एक ही मकान,
लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो 4 मकान। क्यों 4 मकान मानेंगे मालूम है? जितने मकान होते हैं ना तो कैलकुलेशन करने के लिए उतने कॉलम बनाने पड़ते हैं अमाउंट के। 2 मकान होंगे तो कॉलम कितने बनाओगे? 2। 3 मकान होंगे तो 3, 4 मकान होंगे तो 4। तो आपको कॉलम कितने बनाने वो डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के पहले। तो यहां पर कॉलम कितना बनेगा? 3 कॉलम बनेगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये वाले को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो कॉलम बनेगा 3, एक इसका, एक इसका और एक इसका। अभी जो मैंने बेसिस बताया कैलकुलेशन का, कौन सा बेसिस है? स्पेस बेसिस है। जब मकान को जगह के आधार पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। दूसरा यूज होता है टाइम बेसिस। दूसरा कौन सा है? टाइम बेसिस। देखना ध्यान से, टाइम बेसिस मतलब हमारा प्रीवियस ईयर है। चालू कब होता है प्रीवियस ईयर? इधर देखो, प्रीवियस ईयर 2023-24 है। मान लो फॉर एग्जांपल मकान का मालिक जो है वो मकान को अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल से जून तक कितना महीना होता है? 3 महीना, 3 मंथ करके रखा था सेल्फ ऑक्यूपाइड। किस लिए यूज किया था? सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा था, खुद रहता था उस मकान में। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस। अब मैं बिजनेस वाले की बात ही नहीं करूंगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या करके रखा? मतलब जुलाई से लेकर कहां तक? मार्च तक। कितने महीने होते हैं? इसको क्या कर दिया मालूम है? लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस या बिजनेस पर्पस। यहां पे भी एक ही मकान है, लेकिन मकान का यूज अलग अलग तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है? शुरू के 3 महीना में क्या करके रखा था उसने? सेल्फ ऑक्यूपाइड। बाद के 9 महीने में क्या कर दिया? लेट आउट। मकान एक ही है, लेकिन यूज यहाँ पे भी 2 तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर मकान को अलग अलग मकान नहीं मानेंगे, यहाँ पे मकान को क्या मानना है? मतलब इस तरीके का क्वेश्चन में अगर आपको देखने को मिलेगा तो 2 कॉलम मत बना देना। 3 महीने के लिए चलो सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉलम बना देते हैं और 9 महीने के लिए क्या कर देते हैं? लेट आउट का कॉलम बना देते हैं। ऐसा नहीं होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर 2 बेसिस है यूज, हाउस प्रॉपर्टी के यूज करने के। एक है टाइम बेसिस और दूसरा क्या है? स्पेस बेसिस। स्पेस बेसिस में मकान को क्या माना जाता है? अलग अलग यूनिट को अलग अलग मकान मानेंगे तो उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। और टाइम बेसिस पे यूज करेगा तो मकान को क्या मानना है? एक मकान। ये याद रहेगा। सॉरी, सेपरेट हाउस। ठीक है। अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही, केस। टोटल कितने केस है? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। अभी मैं आज की क्लास में केस 1, 2, 3 बस कराऊंगा। 4 और 5 जब एकदम लास्ट हो जाएगा ना चैप्टर, तो आखिरी दिन में बस कराऊंगा इसको मैं। केस 1, 2, 3 ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अगर आपने नहीं समझा और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया ये अगर आपने नहीं समझा तो आप क्वेश्चन समझने के लायक नहीं रहोगे। मतलब क्वेश्चन की चीजों को कैलकुलेशन कैसे करना मैंने बता दिया। म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया रहेगा क्या करोगे? फेयर रेंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में, सब ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें थ्योरी लिखे रहती, पैराग्राफ टाइप की, उसमें कहानी सुनाएगा आपको। एक मकान था मिस्टर ए के नाम से, वो मकान के 4 यूनिट थे, उसके 1/4 एरिया को किराए में दिया हुआ है, 1/4 को खुद रहता है, ऐसा कहानी सुनाएगा। वो कहानी तभी समझ में आएगी जब आप केस समझे हो। क्लियर है? क्योंकि वो केस के हिसाब से रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहला केस आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1, व्हेन हाउस इज ड्यूरिंग whole previous year।
और ये पांचों केस के साथ साथ आप लोगों के 5 थ्योरी क्वेश्चन या 5 शॉर्ट नोट भी तैयार होंगे। मैं अनसॉल्व खोल के दिखा सकता हूँ, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग होल प्रीवियस ईयर। तो उस हाँ उसमें तो इनकम ही नहीं इनकम नहीं होगी, लेकिन बता रहा हूँ उसमें क्या होगा, वही तो मेरे को समझाना है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब भी मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वर्ड यूज करूंगा मतलब किसके लिए यूज करूंगा, रेसिडेंशियल पर। बिजनेस की अब बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। फॉर्मेट याद है ना सबको? अब जैसे कि फैजल ने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला मकान है तो कोई किराएदार रहता ही नहीं, तो आप अपने आप को किराया थोड़ी दोगे, मतलब इनकम नाम के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो ये चीज इनकम टैक्स वाला भी जानता है, इसलिए इनकम टैक्स वाला बोल दिया कि जिस केस में मकान पूरे साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, पूरे साल भर, उस केस में एनुअल वैल्यू को बिना दिमाग लगाए क्या मान लेना, नील मान लेना। क्योंकि ऊपर की चीज अगर होगी भी तो बेचारा किराएदार तो है ही नहीं, कमा ही नहीं रहा है, तो क्या करे, खुद रहता है मकान में। तो एनुअल वैल्यू को क्या मान लेना है, नील। एनुअल वैल्यू को क्या मान लेंगे, नील। अब मैंने आप लोगों को जब इसका रूल बता रहा था तो बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलेगी जब एनुअल वैल्यू पॉजिटिव होगी, नील या निगेटिव होगी तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होगी क्या, नहीं, क्योंकि नील का 30% निकालोगे तो नील ही चाहेगा। तो जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है पूरे साल भर में तो पहला रूल, एनुअल वैल्यू को क्या मानना है, नील मानना है। क्या मानना है, नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन मिलेगी। तो आपका नीचे इनकम नहीं आएगा, लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, मतलब आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये जीरो है, ये भी जीरो है, और इंटरेस्ट ऑन लोन यहां दिखा देना। तो आप जीरो में से सब चीज माइनस करोगे तो आपका इनकम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो जब मकान पूरे साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है तो उस केस में पहला रूल मैंने क्या बताया, रूल नंबर 1, एनुअल वैल्यू नील। रूल नंबर 2, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन। और रूल नंबर 3, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो, जब मकान किराए पर दिया रहता है ना, जब मकान किराए पर दिया हुआ रहता है तो वहां से इनकम भी हो रही है, और इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन के लिए वहां पर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मतलब समझ गए, कितना रुपया भी इंटरेस्ट ऑन लोन आए पूरा पूरा माइनस कर देना। कौन से केस की बात कर रहा हूं, जब मकान किराए पर दिया हुआ है तब। जब मकान किराए पर दिया हुआ है उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन लेते हैं ना अपन, फॉर्मेट में आ जाओ वापस। मकान किराए पर जब दिया रहेगा तो ये चीज नील नहीं रहेगी। तो आप जब इंटरेस्ट और लोन माइनस करने जाओगे ना तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हो आप, अनलिमिटेड अमाउंट की। लेकिन जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जब आपका मकान क्या है, पूरे प्रीवियस ईयर में क्या किया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा माइनस नहीं कर सकोगे आप। तो लिमिट कितनी है, लिमिट के लिए यहां पे 2 कंडीशन है। लिमिट कितनी मिलेगी, 2 कंडीशन के हिसाब से लिमिट यहां देखी जाएगी। यहां लिख रहा हूं मैं नॉर्मल केस और स्पेशल केस। नॉर्मल केस और स्पेशल केस। मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्शन के लिमिट की बात कर रहा हूं। यहां पर एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, लिमिट, फॉर डिडक्शन फॉर
डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट और लोन, उसकी लिमिट है। तो लिमिट के लिए आपको देखना पड़ेगा आप नॉर्मल केस वाला क्वेश्चन बना रहे हो कि स्पेशल केस वाला क्वेश्चन बना रहे हो। नॉर्मल केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है वो मिलेगी अप टू 30,000। आपका ब्याज अगर 50,000 रुपये आ रहा है कैलकुलेट करके, लेकिन आप माइनस कितना कर पाओगे? केवल 30। आपका ब्याज अगर 40,000 आ रहा है तो आप माइनस कितना कर पाओगे? 30। आपका ब्याज अगर 30 आ रहा है तो भी माइनस कर कितना कर पाओगे? 30। अगर आपका ब्याज 20,000 आया तो कितना माइनस करोगे? 20 माइनस करोगे। यहाँ पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अप टू, मतलब 30,000 रुपये से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते। क्लियर है? स्पेशल केस में आप डिडक्शन की जो अमाउंट है वो ले सकते हो अप टू 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हो स्पेशल केस में। नॉर्मली डिडक्शन कितने तक की मिलती है? 30। लेकिन आप 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो आप स्पेशल केस वाले बन जाओगे। आगे बात समझ में? 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो आप कौन सा केस वाले बन जाओगे? स्पेशल केस। अब स्पेशल केस वाले बन गए तो आप 30,000 नहीं 2 लाख तक की छूट ले सकते हो आप। डिडक्शन मिलना मतलब हमारे लिए फायदे वाला काम है, क्योंकि इनकम कम कर देता है। इनकम कम मतलब टैक्स कम। तो इनकम टैक्स वालों ने स्पेशल केस के लिए 2 कंडीशन बोली है, वो अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो स्पेशल केस वाले बन जाओगे। पहला, लोन ईयर के 5 ईयर्स के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लोन ईयर के 5 सालों के अंदर आपका मकान क्या हो जाना चाहिए? बन के रेडी। मतलब लोन ईयर समझते हो ना, जिस साल लोन लिया है आपने उसके उस साल के 5 सालों के अंदर अंदर मकान आपका बन के रेडी हो जाना चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरा, लोन डेट 31/3/1999 के बाद की होनी चाहिए। एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आज के डेट में जो बंदा लोन ले रहा है मार्केट में जाके, सब स्पेशल केस वाले, क्योंकि 5 साल लगते हैं मकान बनाने में? नहीं लगता। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तब की बात अलग है ना? पचपेड़ी नाका में देखोगे ना, जीएसटी भवन के बाजू में एक बिल्डिंग बन रही है, 2013 के पहले से बन रही है वो, क्योंकि 2013 में मैं स्टूडेंट बन के आया था तो वहाँ रूम में रहता था। तो उस समय से वो गड्ढा वड्ढा खोद के रखे थे, उस समय से बन रही है। अभी 2000 कौन सा चालू हो गया? 25। कितना साल हो गया? 12। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो, काम चल ही रहा है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बात अलग है। हम तो अभी छोटे मोटे बिल्डिंग की तो भाई 5 साल तो लेते हैं, ज़्यादा साल 1.5 साल में मकान बन के रेडी हो जाता है। तो लोन ईयर के 5 साल के अंदर मकान बन के तैयार हो जाना चाहिए, प्लस दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। लोन जो लेगा आदमी वो 1999 के बाद का लोन होना चाहिए। तो आज के डेट में लोन अगर कोई ले रहा है तो 1999 के बाद का ही होगा ना, पहले थोड़ी जाके लोन लेगा वो। ठीक है? तो ये हो गया आपका स्पेशल केस। ठीक है? शॉर्ट नोट आ जाएगा इसके ऊपर। तो यही सारी बातें आपके आंसर में दिखनी चाहिए। शॉर्ट नोट अगर आ गया, पूछेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट की जाती है जब पूरा साल भर में मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो यही सारी बातों को थ्योरी में लिख कर आना है अपने को, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो बनाने के लिए काम आएगा ही आएगा ये रूल। सबसे पहले बताओगे उस केस में एनुअल वैल्यू को क्या मानना है? नील। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन की लिमिट होती है। नॉर्मल केस में कितनी लिमिट होगी? 30,000, और स्पेशल केस में 2 लाख रुपए तक की। स्पेशल के कब मानेंगे? जब मकान लोन ईयर के 5 साल के अंदर कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। और लोन कब लिया गया होगा? लोन कब लिया गया होगा? 31 मार्च 1999 के बाद लिया गया हो। ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। क्वेश्चन बनाने समय काम आएगा भाई बहुत ही। ठीक है? आगे बढ़ जाए। अब केस नंबर 2।
अभी क्लास जैसी खत्म होगी ना, मेरे को याद दिलाना है, नोट्स पूरे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, लिंक भेजा था मैं आप लोगों को, जुड़ जाना, सारे नोट्स उसी में आएंगे। केस नंबर 2 देखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये वाला। केस नंबर 2, when house is let out for few months and vacant for during the previous year। देखो अगला शॉर्ट नोट और अगला रूल, जब मकान क्या है, कुछ महीनों के लिए लेट आउट है और कुछ महीनों के लिए क्या है, खाली है। मतलब अगर मैं डायग्राम बना दूं ऐसा, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं अप्रैल से लेकर जून तक मकान क्या था, वैकेंट था, और बाकी के महीने में क्या था, मकान लेट आउट। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में सिचुएशन आ गया, लिखा रहता है क्वेश्चन में कि मकान कुछ महीनों के लिए, बोलेगा कि एक किराएदार रहता था, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक रहा, जनवरी में खाली करके चला गया, तो आपको वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, ऐसी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। अरे यहाँ केस 2 लग रहा है, यहाँ पे मकान कुछ महीनों के लिए क्या था, खाली, और मकान फिर उसके बाद कुछ महीनों के लिए क्या था, लेट आउट। ये चीज़, ये कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है। चेंज मतलब लेट आउट पहले हो सकता है और वैकेंट बाद में भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस केस में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैकेंट मतलब खाली, ठीक है। इस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मेरा पहले आप लोगों से सवाल ये है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अभी आप लोगों का फोकस फॉर्मेट में हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों से ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सिर्फ अभी मैं देखो एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स किसको किसको कवर कर रहा है उसको बस देखना आप। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में जब हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों में जो ज्यादा होता है उसी को नीचे उतारते हैं और उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक लॉजिकल चीज समझना, आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? बीकॉम फाइनल ईयर में। एक 11वीं का बच्चा आएगा, बोलेगा मेरा तो देखो 90% आया है और आप लोगों का 40% आया है फैजल? आपका कितना परसेंट है? 40 और मेरा है 90। आपका परसेंट और अपना परसेंट कंपेयर करने बैठ गया हो, तो क्या कंपेरेबल है? कैसे कंपेरेबल है? आप बोलोगे नहीं, तू 11वीं पढ़ता है भाई और मैं तो बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि वो जो चीजें पढ़ रहे, इजी चीजें पढ़ रहे, आप लोग फाइनल ईयर में आ गए हो, मतलब दोनों कंपेरेबल नहीं है ना। अगर वो आपसे कंपेयर कर रहे हैं तो या तो आपके 11वीं का और अपने 11वीं का परसेंटेज कंपेयर करे, या फिर अपना फाइनल ईयर में आ जाए और आपके फाइनल ईयर को कंपेयर करे, तभी तो चीजें कंपेरेबल होगी कि नहीं होगी। मेरा बोलने का मतलब है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमेशा 12 महीने का होता है, फेयर रेंट भी हमेशा कितने महीने का होता है? 12 महीने का। स्टैंडर्ड रेंट भी हमेशा कितने महीने का होता है? 12 महीने का। तो ये तीनों 12 महीने का होता है, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी कुल मिला के कितने महीने का होगा? 36 मत बोल देना, 12 महीने का ही होगा, 12 महीने का होगा। तो हम नॉर्मली ऊपर की जो चीजें लेते हैं ना, 12-12 महीने की लेते हैं, लेकिन कुछ महीना मकान खाली होने की वजह से हमारा एक्चुअल में रेंट जो है ना, उतने महीने कम हो जाता है। मान लो मकान 9 महीने भरा हुआ था, 3 महीने खाली था,
तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितने महीने का हो जाएगा, 9 महीने का, और एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का होगा। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर बोलोगे तो सही है कि गलत है, क्योंकि ये 9 महीने का है, 12 महीने का है। तो उस केस में आपको एक्सपेक्टेड रेंट भी क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल को मत बदलना, एक्सपेक्टेड को भी 9 महीने में बदलना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि फिर बताना कम है कि ज्यादा है। आई बात समझ में। तो चलो हाँ 9/12 करेंगे, या फिर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, 8 महीना 4 महीना रहेगा तो 8/12 करेंगे, 6 महीना रहेगा तो 6/12 करेंगे, ऐसा लॉजिक समझ में आया, ऐसा क्यों करवा रहा हूं। अब आ जाओ, अब 5 एग्जाम्पल है इसके ऊपर। अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है केस 2, व्हेन हाउस इज लेट आउट फॉर फ्यू मंथ एंड वैकेंट फॉर फ्यू मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन दिस केस, चलो लिखवाऊंगा बाद में, एग्जाम्पल पहले करते हैं। आप लोग अभी, आप तो ऑनलाइन करते थे क्लास, आप नहीं कर रहे थे, तो आप तीनों का छूटा हुआ है फिर तो, शुरू की 2-2 3-3 लेक्चर। तो आज मेरे को भी याद दिलाना, मैं ग्रुप में तीनों का यूट्यूब लिंक ही भेज दूंगा, उसको देख ही लेना भाई आने के पहले, ठीक है। और इसलिए मैं ज़्यादा बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस यूनिट में एक लौता चैप्टर है जिसमें मेहनत कर लोगे ना तो ज़्यादा फिर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर सैलरी है, इसका पापा है वो चैप्टर। हाँ सैलरी में 2 पार्ट है, सैलरी 1 भी है 2 भी है, नंबर ऑफ इसी यूनिट में। सैलरी अगर छोड़ दो पूरा पूरा, हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पढ़ लो तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट 2 है, 1 नहीं, चालू ही यूनिट 2 से किए, पहला चैप्टर का तीसरा क्लास है ये। ऐसा नहीं है, सैलरी शुरू का 4-5 पॉइंट इजी है, जब आरएफए वाली बात आएगी ना तो फिर वो भी रूल आएगा, है ना। आरएफए हो गया, एचआरए का कैलकुलेशन हो गया, कार फैसिलिटी हो गया, वो भी रूल आएगा फिर आपको। और सैलरी में चीजें याद ज्यादा रखनी पड़ती है, यहाँ पे भले कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन वहाँ पे याद बहुत सारा रखना पड़ेगा रूल। तो कंपेरेटिवली मेरे को हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा इजी लगता है, और कम में बम बोलते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, उसमें 150 क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाएगा आपको क्योंकि 2 चैप्टर है। चलो सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट को मैं ER लिख रहा हूं, ये है 12 महीने का, 20,000 रुपए। कितना है, 12 महीने का 20,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 9 महीने का, 9 महीने का 19,000। तो बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा। ऐसे में देखने से कौन सा बड़ा दिख रहा है, 20, लेकिन जब आप उसका पोस्टमार्टम करोगे तो ये 12 का है, ये 9 का है, तो इसको पहले 9 महीने का कन्वर्ट करो। ये कितना बन रहा है, कैसे बना, 15,000, 20,000 इंटू 9/12 कितना आया। हम सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए इसको चेंज किए ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू 20 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 20 है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, 15 बनाया। अब बताओ 15 और 19 में कौन सा बड़ा है, नीचे उतरेगा 19। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सवाल गलत बन जाएगा आपसे, याद रहेगा दानिश। हाँ ढोकला खा लेगा, वो बोलते हैं ना बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, धोखा खाने से आता है। हो जाएगा। नॉर्मली देखो ये रूल कब अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन में नहीं लगाना है, जब आपका मकान कुछ महीनों के लिए लेट आउट होगा और कुछ महीने के लिए क्या होगा, वैकेंट होगा, तभी ये रूल लगाना है, हमेशा नहीं लगाना है। उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट के बराबर के मंथ में कन्वर्ट कर दोगे, फिर कंपेयर करना छोटा बड़ा, तो ये छोटा है भाई, ये बड़ा है, तो 19,000 आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का है आपका कितना,
20,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है आपका 9 महीने का 14,000 रुपये। यहाँ कितना आएगा? कितना आएगा आप बताओ समीरा, समीना? 15,000। आपका प्रियंका? आपका 15। ऑनलाइन वालों कितना आएगा हितेश? मैं ऊपर कुछ बोलते बोलते बताया था, मेरी बात भूल गए लगता है आप लोग। मैं बोला था ये सिर्फ हम कन्वर्ट करने के लिए बनाते हैं, कंपेयर करने के लिए, सॉरी। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 20। तो यहाँ पर जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 20,000 इंटू 9/12 कितना आएगा? 15। अब कंपेयर करने से कौन सा बड़ा दिख रहा है? 15 बड़ा दिख रहा है, तो नीचे उतरेगा इसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल अगर आपने को याद नहीं है और क्वेश्चन में आ गया ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है और 5 के ऊपर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये वाला मजेदार है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 12, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट है 12, और एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है? 9 महीने का। ये है 20,000 और ये है 15,000। अब क्या होगा बताओ आशीष? है ये कैसे खुल गया? हाँ नहीं, इसको पहले कन्वर्ट करो। 20,000 इंटू 9/12 करोगे तो कितना आएगा? 15। अब देखना ऊपर बोलोगे सर आप यहाँ पे ये लेवा दिए, यहाँ पे जब बराबर आ जाता है नहीं बराबर, तो हमेशा अपन किसको लेते मालूम है? छोटे वाले को लेते हैं। किसको लेते हैं? बराबर जब आ गया तो उस केस में छोटे वाले को नीचे लेना है। ठीक है, 20 मत उतार देना नीचे। जब ये 3 एग्जाम्पल अपने आप में यूनिक है। चौथा एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का 20,000 और एक्चुअल रेंट 9 महीने का 24,000। बताओ अब क्या होगा? ऊपर वाले को कन्वर्ट करोगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, तो नीचे कितना उतरेगा? 24,000 उतरेगा। क्लियर है? एक लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का है कितना? 20,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 12 महीने का कितना? 9 महीने का कितना है? 20,000। कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब कंपेयर करो बड़ा कौन सा है? ये 5 जो एग्जाम्पल्स है ये याद कर लेना भाई। ये जो अपन कर रहे हैं ना इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन। तो अब मैं यहाँ पे एक रूल लिखवा रहा हूँ, व्हेन हाउस इज लेट आउट फॉर फ्यू मंथ एंड वैकेंट फॉर फ्यू मंथ, in that case gross annual value is computed on the basis of proportionate comparison। उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन से। अब प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन में 5 एग्जांपल जो मैंने दिए ना उसको ही बोलते हैं। ठीक है, और कोई रूल नहीं है इसमें, बस यही रूल है। यहां लिखोगे इन दिस केस ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज computed on the basis of
प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका केस 2। अब एक लास्ट केस करा रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाने के लायक हो गए। अब कल से धड़ाधड़ क्लास में क्वेश्चन ही चलेंगे बस अब। ठीक है, तो जो जो कल तक की क्लास में नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे, आप तीनों नहीं आए थे, है ना, तो आप लोगों को मैं रूल्स के वीडियो भेजूंगा। अभी तक हम रूल ही पढ़ रहे, क्वेश्चन बनाने ही चालू नहीं किए। लेकिन ये 3 वीडियो नहीं देखोगे ना तो आप लोगों से सवाल नहीं बनेंगे। तो वीडियो देखोगे तो ईमानदारी से देखना, और जो भी नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लेना। लेकिन ऐसे पिक्चर टाइप का मत देख लेना कि पढ़ना ही है, देखना ही, भले 10-10 मिनट रोक के देखना, लेकिन समझ के देखना, है ना। चलो लास्ट केस, मतलब थर्ड केस, सॉरी, केस 3। केस 3, when house is self occupied for few months and let out for few months। जब मकान कुछ महीनों के लिए, देखो दोनों केस में क्या फर्क है, केस 3 और केस 2 में क्या फर्क है, केस 3 और केस 2 में क्या फर्क है। वहां पे खाली और लेट आउट की बात हुई थी, खाली था मकान, कोई रहता नहीं था, और उसके बाद लेट आउट हुआ था। और यहाँ पर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड ना रेसिडेंशियल वाला, और लेट आउट मतलब किराए पर दिया हुआ है। तो मकान जो है साल भर में कुछ महीनों के लिए क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, और कुछ महीनों के लिए क्या हो गया, लेट आउट। ये कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ भी। एक ये भी है, इसका बताना है केस 3 में फिट होगा कि नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, वैकेंट। देखो खाली, लेट आउट और खाली वैकेंट है, मतलब इतना ही पोर्शन है, तो वो केस 2 में जाएगा। जहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले की एंट्री हो गई, मतलब कौन सा केस लगेगा, केस 3। केस 3 में क्या क्या आता है मैं आप लोगों को पूरा डायग्राम बना के समझाता हूं। पूरे साल भर भी अगर मकान क्या हो गया, लेट आउट हो गया, पूरे साल भर भी मकान अगर लेट आउट हो गया तो भी केस 3 का ही पार्ट है। ठीक है, पहले लेट आउट है, बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो भी केस 3। ये 4 सिचुएशन समझ में आ रही है। पहले मैंने क्या बताया, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड वैकेंट लेट आउट, या पूरे साल भर लेट आउट, या फिर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जब ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिलेगी तो आप कौन से रूल लगाओगे, केस 3 के। यहां पर क्या है, इन दिस केस ग्रॉस एनुअल value is computed on the basis of normal comparison। नॉर्मल कंपैरिजन समझते हो, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितने महीने का है, जितने भी महीने का होगा, एक्चुअल रेंट जितने भी महीने का होगा, आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा क्या करोगे, दोनों में ज्यादा जो होगा वही लोगे, दोनों में जो ज्यादा होगा वही चलोगे। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपका मकान 12 महीने के लिए, 12 महीने में से 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था और 9 महीने के लिए क्या था, लेट आउट। तो उस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का आएगा, लेकिन एक्चुअल रेंट तो आपको किराया कितने महीने का मिलेगा, 9। तो फिर भी इन दोनों में जो ज़्यादा होगा ना वही नीचे उतरेगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन मत कर देना। प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन केवल और केवल केस 2 वाले क्वेश्चंस में होगा। केस 2 वाले क्वेश्चंस मतलब जहाँ पे मकान कुछ महीनों के लिए खाली और कुछ महीनों के लिए लेट आउट है। केस 3 वाले क्वेश्चन में नॉर्मल कंपैरिजन करना है, जो बड़ा दिख रहा है चाहे कितने भी महीने का हो वही नीचे उतरेगा। क्लियर है?
तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को, इतना आप लोगों को अगर याद है, इतना अगर आपने समझ लिया, अब सवाल अपने से धड़ाधड़ बनेंगे। आखिरी के जो केस 4 और 5 मैंने बताया ना, उसके ऊपर मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन है, मुश्किल से। बाकी जितने 20-22 क्वेश्चन बनाने वाले हैं अपन, वो पूरे केस 1, 2, 3 कवर करता है। इस पूरे चैप्टर से मैं गिन के आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा बस। वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप कर लिए मेरे जैसे मैंने बताया, बस उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। चलो ज़्यादा अगर आप लोगों को लग रहा है तो 30। इसमें सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं वो, प्लस मेरे को जो लगता है कि आ सकता है वो 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। भाई 70-80 क्वेश्चन में से मैं 30 करा रहा हूँ तो कमी है ना। आप देखो ना, इनकम टैक्स की बुक किसके पास है? एग्जाम्पल कितने हैं बताओ मेरे को? कुछ 40 कितने हैं एग्जाम्पल टोटल? एग्जाम्पल है 33 और क्वेश्चंस ये देखो, एग्जाम्पल है 33, एग्जाम्पल 33 है और 42, तो ये हो जाएगा 5 और 7 75 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। 75 में मुश्किल से मैं 30 क्वेश्चन बस कराऊंगा आप लोगों को, उतना ही बस पढ़ना है, ठीक है। चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।